हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ टीचिंग मेथड्स। सीटेट एग्ज़ाम को लेकर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमेशा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, सो द टॉपिक फॉर टुडे इज़ टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स। देखो, हम सब लोग स्टूडेंट्स रहे हैं, हमें पता है कि कोई टीचर जो होता है कि एक मेथड का यूज़ करता है, वहीं पे दूसरा टीचर होता है उसका अलग अंदाज़ होता है, अलग पढ़ाने का स्टाइल होता है, अलग मेथड को फॉलो करता है। ठीक है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है ना, बहुत सारे मेथड्स हैं, तो उनको हम स्टडी करेंगे आज। ठीक है, मेथड्स को जनरली अगर हम देखें तो दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम इनको बता सकते हैं। एक ट्रेडिशनल आ गया, एक मॉडर्न आ गया। ठीक है ना, ट्रेडिशनल मतलब जो पहले फॉलो होते थे। ठीक है ना, जैसे लेक्चर मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड वगैरह, जो नॉर्मली पहले टाइम में जब टीचर सेंट्रिक एजुकेशन पे फोकस होता था। ठीक है ना, तो जो भी ट्रेडिशनल को हम जनरली कह सकते हैं कि ये वो टीचिंग मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स, जिसमें जो सेंटर ऑफ फोकस था वो टीचर रहता था। टीचर डिसाइड करता था कि मुझे क्या पढ़ाना है। बच्चे को वहाँ पे जो फोकस पॉइंट था वो बच्चा नहीं था, उसके इंटरेस्ट को नहीं देखा जाता था, उसके नीड को नहीं देखा जाता था, बल्कि टीचर को क्या पढ़ाना है, टीचर क्या सोच के आया है। ऐसे जो मेथड्स होते थे जनरली उनको हम ट्रेडिशनल मेथड्स में इंक्लूड करते हैं। ठीक है ना, और मॉडर्न मेथड्स जहाँ पे एक शिफ्ट आ गया फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू चाइल्ड सेंट्रिक। मॉडर्न मेथड्स जो हैं, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो फिलॉसफी है, मॉडर्न एजुकेशन फिलॉसफी जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन को लेके, वहाँ पे चाइल्ड जो है दैट इज़ द सेंटर ऑफ फोकस। ठीक है ना, चाइल्ड के इंटरेस्ट को देखा जाता है, चाइल्ड के नीड्स को देखा जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट को देखा जाता है, उसी हिसाब से लर्निंग होती है। ठीक है ना, तो ये कुछ ब्रॉडली हम इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे अलग अलग मेथड्स को। कुछ 10-20 मेथड्स हैं। ठीक है, देखते हैं आज हम कितने कर पाएंगे। अगर सारे हो गए तो ठीक है, नहीं तो कुछ आज हम करेंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियो में इनको हम कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमेशा एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। कहीं आपको ऐसा कुछ ऊपर ऐसी सिचुएशन दी हुई होगी, नीचे पूछा जाएगा यहाँ पे टीचर कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है, तो आपको एग्जैक्टली उस टर्म का पता होना चाहिए, उस मेथड का पता होना चाहिए कि टीचर जिस मेथडोलॉजी का यूज़ कर रहा है इसका एग्जैक्टली क्या नाम है। गॉट इट? सो फर्स्ट जो आता है दैट इज लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड, ठीक है ना, हम कह सकते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट। ठीक है ना, लेक्चर, ये जो टीचिंग मेथड्स हैं, पुराने जो बहुत सारे मेथड्स हैं उनमें से ये भी एक मतलब जो मेथड है ये गिना जा सकता है, लेक्चर मेथड। ठीक है, लेक्चर मेथड में क्या होता है कि टीचर पहले से ही किसी टॉपिक को लेके जो है वो सोच के आता है। ठीक है ना, और वो पूरा एक सिस्टमैटिक वे से उसको डिज़ाइन करके आता है कि पहले मुझे क्या पढ़ाना है, ठीक है ना, फिर क्या बताना है, फिर क्या बताना है, और लास्ट में किस तरह से इवैल्यूएशन करनी है। ठीक है ना, तो इसका हम कह सकते हैं कि जो लेक्चर मेथड है ये क्या है, सिस्टमैटिक है। ठीक है ना, सिस्टमैटिक है, और क्या है, टीचर सेंट्रिक है ना, क्योंकि बच्चे को नहीं पता, बच्चे से पूछ के या बच्चे को क्या चाहिए वो इस पे नहीं देखा जाएगा, सिर्फ टीचर को क्या पढ़ाना आज वो ऑलरेडी सोच के आया है। ठीक है, और वो पढ़ा के जाएगा, चाहे बच्चे को इंटरेस्ट हो या ना हो। तो इसलिए इस मेथड को हम कह सकते हैं टीचर सेंट्रिक। ठीक है, इस मेथड की एक सबसे बड़ी जो खामी हम कह सकते हैं, देखो जो भी मेथड है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एक मेथड जो है वही सही है बाकी नहीं है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मेथड्स का यूज़ किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेक्चर मेथड है, इसकी अगर हम एक मतलब खामी देखें, एक ड्रॉबैक देखें, कि बच्चे इसमें जो होते हैं पैसिव लर्नर होते हैं। मतलब जो लर्निंग होती है, पैसिव लर्निंग मतलब एक इंफॉर्मेशन जो होती है वो उन तक कन्वे की जाती है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते बच्चे में, ये इसकी खामी है। ठीक है,
लेकिन कई सारी ऐसी मतलब कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं या कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बेस्ट इसी तरीके से समझाए जा सकते हैं, ठीक ना। मतलब मान लो जो थियोरेटिकल हो, थियोरेटिकल कंसेप्ट्स हो या कोई थ्योरीज हो, उनको इसी तरीके से ज़्यादा समझाया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक मेथड है लेक्चर मेथड। इसमें इसके कुछ और भी फ़ायदे हैं। एक तो इकोनॉमिकल है, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ ऐसा मतलब अलग से स्टडी मटेरियल चाहिए, ठीक है ना, कोई एक्टिविटी के लिए कोई चीज़ें चाहिए नहीं। जो टीचर है वो ऑलरेडी तैयार करके आया है, उसने सिर्फ वो बच्चों तक उस इंफॉर्मेशन को कन्वे करना है। बड़ी जो क्लासेस होती हैं, लार्ज क्लासेस, ठीक है, उनके लिए सूटेबल है। और सिलेबस कवरेज की अगर हम बात करें, जहाँ पे सिलेबस कवर करना हो, तो वहाँ पे लेक्चर मेथड जो है वो बेस्ट है, क्योंकि इसका जो आउटपुट होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। कम टाइम में ज़्यादा मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप कन्वे कर सकते हो, ज़्यादा सिलेबस को कवर कर सकते हो, ठीक है ना। तो जो भी हम डिस्कस करेंगे कि जो भी मेथड्स हैं, ठीक है ना, हर मेथड्स की कुछ मेरिट्स होंगे और कुछ डिमेरिट्स होंगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि टीचर को एक ही मेथड फॉलो करना चाहिए, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स होना चाहिए, कहाँ पे क्या बेस्ट रहेगा, ठीक है ना, कहाँ पे जो आउटपुट है किस मेथड को फॉलो करके हमारा जो बेस्ट आउटपुट या बेस्ट आउटकम आएगा, वहाँ पे हम उसी मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो मुझे लग रहा है हिस्ट्री या कोई भी और थियोरेटिकल पार्ट जो है किसी भी सब्जेक्ट का, उसे लेक्चर मेथड से अच्छा कवर किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। बस इसकी एक जो खामी है वो ये है कि पैसिव लर्निंग है, बच्चे जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। लेक्चर मेथड को हम एक और नाम भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेक्चर मेथड को हम कह सकते हैं चॉक एंड टॉक, चॉक एंड टॉक मेथड भी, ठीक है ना। इसमें क्या करता है, अक्सर जो टीचर है मतलब बोर्ड को यूज़ करते करते बातें कर रहा होता है, बता रहा होता है, चॉक का भी यूज़ कर रहा होता है और बोल भी रहा होता है। दैट्स वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज चॉक एंड टॉक मेथड, ठीक है। तो ये आ गया लेक्चर मेथड। एक नेक्स्ट चलते हैं हम स्टोरी टेलिंग मेथड। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब हम क्लासेस में बच्चों को पढ़ाएंगे, तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो स्टोरी टेलिंग से सबसे ज़्यादा बच्चों को समझ आएंगी। स्पेशली स्टोरी टेलिंग मेथड जो है ये प्राइमरी क्लासेस के लिए जो है ज़्यादा अच्छे रहते हैं। उसके ऊपर जाके मतलब उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि बच्चों को स्टोरीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। बच्चे क्या, इवन बड़ों को भी स्टोरी सुनना पसंद है, ठीक है। आप देख रहे हो कि हम सब लोग बचपन से ही है ना अपनी दादी नानी से कहानियाँ सुनने में बड़े दिलचस्पी मतलब हमारी रहती थी, हम सुनना चाहते थे। तो ये स्टोरी टेलिंग मेथड एक बड़ा मतलब एक अच्छा टूल था, जिससे बच्चे के अंदर क्या डेवलप होती थी, इमेजिनेशन, ठीक है ना। एक माइंड के अंदर एक मतलब वैसी चीज़ें मतलब बताई जाती थी जो बच्चे ने कभी देखी ही नहीं है, तो बच्चा इमेजिन कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसका जो ब्रेन था वो डेवलप हो रहा था। नए नए न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस जो थे वो पैदा हो रहे थे, क्रिएट होते हैं, डेवलप होते हैं, जैसे बच्चा इमेजिन करता है चीज़ों को, ठीक है ना। एक अलग से कनेक्शन होता है, तो इससे एक तो इमेजिनेशन होती थी। दूसरा, बचपन से ही अगर दादी नानी की कहानियाँ सुनाई जाती थी, तो बचपन से ही बच्चे के अंदर ना एक कंसंट्रेशन आ जाती थी किसी चीज़ को लेके, उसकी फोकस डेवलप होते थे, अटेंशन डेवलप होती थी, है ना। तो ये भी था एक स्टोरी टेलिंग मेथड से बच्चा एक तो इमेजिनेशन उसकी मतलब डेवलप होती है, उसके बाद वो चीज़ों को लेके मतलब उसके अंदर फोकस डेवलप होता है, ठीक है। उसके बाद उसमें कहानी में अलग अलग लफ्ज़ सुनता था, जिससे उसकी वोकैबुलरी डेवलप होती थी। इसके साथ साथ में हम कहें तो कई कई बार बच्चे के अंदर जो वैल्यूज़ इनकलकेट होती थी कहानी के ज़रिए। तो कहीं सब्जेक्ट्स आप पढ़ा रहे हो, कई टॉपिक्स आप पढ़ा रहे हो, स्पेशली जहाँ पे आप मान लो कोई मॉरल वैल्यूज़ सिखा रहे हो बच्चे को, ठीक है, तो यहाँ पे स्टोरी टेलिंग मेथड जो है वो बेस्ट है, ठीक है ना। वैल्यूज़ में आप कहानियाँ सुना सकते हो, जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन लोगों की कहानियाँ सुना सकते हो आप,
ग्रेट लीडर्स हैं उनकी कहानियाँ, ठीक है ना। उसके बाद साइंटिस्ट लोग हैं, ठीक है ना। उसके बाद एजुकेशनिस्ट लोग हैं, ठीक है ना, जिन्होंने सोसाइटी में अच्छा पार्टिसिपेट किया है, अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो इनसे बच्चे के अंदर क्या होगा, एक वैल्यू डेवलप होगी, ठीक है। तो ये एक दूसरा मेथड है विच इज़ कॉल्ड एज स्टोरी टेलिंग मेथड, एंड आई गेस दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टीचिंग मेथड, ठीक है ना। बहुत पुराना है, क्योंकि हम भी मतलब जो बच्चा स्कूल नहीं जाता है, या जो बच्चा स्कूल कभी नहीं गया है, उसने भी कहानियाँ सुनी और कहानियों से कुछ ना कुछ उसकी लर्निंग हुई है, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड विच इज़ स्टोरी टेलिंग मेथड, ठीक। इसके बाद एक और मेथड आता है विच इज़ कॉल्ड एज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ठीक है ना। मतलब से जहाँ पे आप कुछ चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करते हो, स्पेशली जब आप साइंस वगैरह पढ़ाते हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे चीज़ों को आप प्रैक्टिकली मतलब डेमोन्स्ट्रेट करते हो, बच्चों को दिखाते हो किसी भी चीज़ की वर्किंग, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कि आप बच्चे को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते हो, जिसमें आप बताते हो कि किस तरह से जो है वाटर टरबाइन के ऊपर पानी गिरता है और वो घूमती है, जिससे अल्टीमेटली आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती। तो उसका आप एक मॉडल बनाते हो, ठीक है ना। उसका मॉडल बना के एक आप बच्चे के सामने रखते हो और बच्चा वहाँ पे देखता है। तो उस मतलब वो जो सारी वर्किंग है, ठीक है ना, किसी भी प्रोसेस की जो सारी वर्किंग है, जो मैकेनिज्म है, वो आप डेमोन्स्ट्रेट करते हो, बच्चे को सामने दिखाते हो कि इस तरह से ये जो चीज़ है ये वर्क करती है, ठीक है ना। या आप साइंस के अंदर मान लो कोई सर्किट पढ़ाते हो, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है ना, तो उसमें आप बच्चे को दिखाते हो कि हाँ ये है, मान लो ये बल्ब है, ठीक है, ये इससे बैटरी जुड़ी है, ठीक है, ये इसकी कीज़ है, ठीक है। तो जैसे ही की आप इसके साथ टच करोगे तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी, बल्ब जो है वो ग्लो होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जब बच्चा सामने देखेगा तो वो सर्किट के कॉन्सेप्ट को समझेगा कि किस तरह से जब की डिस्कनेक्ट होती है तो सर्किट जो है वो इनकम्प्लीट कट जाता है, जिससे जो ये जो करंट है उसका जो फ्लो है वो रुक जाता है, तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता है, ठीक। तो ये चीज़ें जो है आप डेमोन्स्ट्रेट करके सिखाते हो, ठीक है ना। इसमें बच्चे की भी पार्टिसिपेशन होती है और एक किस्म का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ठीक है, एक ये मेथड है। इसके बाद वी हैव क्वेश्चन आंसर मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, सवाल जवाब वाला मेथड, ठीक है ना। दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द सोक्रेटिक मेथड। इसको सोक्रेटिक मेथड भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि सोक्रेटिक मेथड, सोक्रेट्स कौन था आपको पता है, ग्रीक फिलोसफर था, ठीक है। तो सोक्रेट जो था उसका भी उसके टाइम में वो क्या करता था कि मार्केट में जाता था, उसको डायलेक्टिक बोलते थे, डायलेक्टिक मेथड, ठीक है। वो मार्केट में जाता था, लोगों के बीच जाता था और उनसे क्वेश्चन पूछता था, ठीक है। उसका ये मानना था कि हर इंसान के अंदर, उसकी स्पिरिट के अंदर नॉलेज है, बस उसको मतलब आपको टटोलना, उसे बाहर निकालना, और उसके लिए उसका सबसे जो बेहतर तरीका था क्वेश्चनिंग का था। जो चीज़ उसे पता भी होती थी वो फिर भी ऐसे मतलब रिएक्ट करता था कि उसे पता नहीं है, वो सामने से पूछता था ताकि वो अलग अलग जानकारियाँ उनके अंदर से निकले, ठीक है ना, और उसके बाद वो एक कंक्लूजन पे पहुँचाए, ठीक है ना। तो ऐसे ही मेथड को क्वेश्चन आंसर मेथड कहा जाता है, और इसी को सोक्रेटिक मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि ये सोक्रेट्स का जो मेथड था उसी पे बेस था। वो जो सोक्रेटिक मेथड था, कहीं बड़ी पूछ सकते हैं, उसको कहते थे डायलेक्टिक्स, ठीक है, डायलेक्टिक मेथड। अब इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई मतलब हम कह सकते हैं कि बच्चे को पूछ सकते हैं, जैसे पनिशमेंट पे कई बार होता है कि जो पनिशमेंट है ये सही है कि गलत। मान लो अगर टॉपिक हम ऐसे सवाल पूछते हैं, या कोई टॉपिक है कि इज़ पनिशमेंट नेसेसरी, क्या जो पनिशमेंट है क्या ये ज़रूरी है। अब ये सवाल पूछा जा रहा है बच्चे से, ठीक है। तो बच्चा हो सकता है कहेगा यस, हाँ, जो गलत करे उसे तो सज़ा देनी चाहिए। तो अब इसी में डीप डाइव होना, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ के बच्चे को मतलब
आगे किसी एक कंक्लूजन तक पहुंचाना है। फिर उसे बच्चे को पूछा जाएगा कि मान लो किसी से गलती हो गई, लेकिन जानबूझ के नहीं, इंटेंशनली नहीं हुई, वो एक्सीडेंटली हो गई गलती, तो क्या उस कंडीशन में भी उसे सज़ा होनी चाहिए? तो बच्चा में भी कह सकता है नो। तो फिर उसे अगले स्टेप पे, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इंटेंशन को जब भी आप पनिशमेंट दो, जब भी आप कोई फैसला सुनाओ, तो आपको इंटेंशन को ध्यान में रखना है, इंटेंशन को मद्देनज़र रखते हुए कि उस बंदे की इंटेंशन थी, क्या नीयत थी उसकी वो गलती की, या वो ऐसे ही हो गई। ठीक है, तो बच्चा उस कंडीशन में ये समझेगा कि नहीं, जब भी आप पनिशमेंट दे रहे हो तो आपको इंटेंशन भी वहाँ पे कंसिडर करनी है कि क्या वो जो गलती हुई है वो डेलिबरेटली हुई है, इंटेंशनली हुई है, या एक्सीडेंटली हुई है। ठीक है, तो बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है एक लेवल आगे जाती है। उसके बाद उसके ये भी पूछा जा सकता है कि अच्छा दैट मीन्स क्या डिसिप्लिन सिर्फ पनिशमेंट से आएगा? नहीं, बच्चा ये भी कह सकता है कि डिसिप्लिन सिर्फ पनिशमेंट नहीं है, बल्कि एक गाइडेंस भी हो सकती है, काउंसलिंग भी हो सकती है कि किस तरह से गलतियों से बचा जाए। ठीक है, तो बच्चे का एक धीरे धीरे जैसे हम उस पर क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं, उसके सवाल आते सामने से जवाब आ रहे हैं, उस पर फर्दर क्वेश्चनिंग होगी, तो बच्चे जो हॉराइजन होगा, ठीक है ना, उसकी सोच का, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वाइडन होता जाएगा। ठीक है ना, तो उस तरह से उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी उस कंसेप्ट की, वो और थोड़ी बेहतर होती जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से भी आप मतलब आप क्लासरूम के अंदर आप साइंस की, मैथ की कोई भी क्लास ले रहे हो तो आप क्वेश्चन से शुरू कर सकते हो। ठीक है ना, प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं, कहाँ पे ग्रो होते हैं, वहाँ क्यों होते हैं, वहाँ क्यों नहीं होते, तो एक ये मेथड भी हो सकता है। ठीक, दिस इज कॉल्ड एज क्वेश्चन आंसर मेथड, या इसको सॉक्रेटिक मेथड भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिस वाज बेस्ड ऑन द डायलेक्टिक मेथड ऑफ सॉक्रेट्स। ठीक है, एक ये हो गया क्वेश्चन आंसर मेथड। इसके बाद वी हैव दिस ड्रिल, या जैसे प्रैक्टिस बोलेंगे, ड्रिल प्रैक्टिस में। अब ड्रिल तो सबको पता ही है, प्रैक्टिस है ना, मतलब ड्रिल में क्या होता है, हर जो चीज़ आप आज करे वो रोज़ करते हो, बार बार कर रहे हो, मतलब एक रेपिटिशन आ जाती है। हर जो भी आप कर रहे हो उसमें रेपिटिशन, रिपीट होता है बिहेवियर बार बार। ठीक है, तो उस जो चीज़ आप बार बार रिपीट करते हो, ठीक है ना, तो ये भी एक लॉ है कि जो चीज़, लॉ ऑफ रेपिटिशन, ठीक है ना, कि बार बार जो चीज़ रिपीट होती है तो वो आपके अंदर बस जाती है। ठीक है ना, मेमोराइज हो जाती है। जैसे सबसे इसकी बेस्ट एग्जांपल जो हम सब ने सीखा है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन टेबल होते थे ना, जिसको हमारी देसी भाषा में पहाड़े बोलते थे। ठीक है ना, तो हम मतलब टीचर ऐसे गा के हमें पढ़ाते थे तो हमें वो याद हो जाता था। अभी भी हमें वो ऐसी प्रैक्टिस हुई, ऐसी ड्रिल हुई है कि जब भी आप कोई मैथ का क्वेश्चन कर रहे होते हो तो आप जब अपने माइंड के अंदर भी सोचते हो उसको, टेबल को, तो आप उसी भाषा में सोच रहे थे जैसे तब आप गा के उस टाइम पे पढ़ रहे थे, कि इतनी ऐसे प्रैक्टिस हुई है आपकी। ठीक है ना, तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें एक्यूरेसी रहती है। जो चीज़ बार बार प्रैक्टिस करो उसके अंदर एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ठीक है, होता है एक किस्म का रट्टा है ये, ठीक, लेकिन इसमें एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाती है। तो कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से भी पढ़ाई जाती, जैसे मैथ्स के ही देखो ना, आपको रूल्स याद करने हैं तो कई बार ऐसे, टेबल सबसे बड़ी एग्जांपल है, और कुछ जहाँ पे आपको रूल्स, फार्मूलाज वगैरह रटने होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये जो मेथड है वो इफ़ेक्टिव हो सकता है। ठीक है, इसके बाद एक और मेथड आता है विच इज कॉल्ड एज रोल प्ले, या इसको हम ड्रामेटाइजेशन या ड्रामा मेथड भी बोल सकते हैं। मतलब रोल प्ले से ही पता चल रहा है कि आप किसी का रोल प्ले कर रहे हो। ठीक है ना, आप खुद जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है, आप खुद वो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो एक ड्रामा क्रिएट करके। मिसाल के तौर पर आपको पार्लियामेंट पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है ना, किस तरह से अंदर पार्लियामेंट में किस तरीके से काम होता है। तो वहाँ पे पूरी क्लास में एक बंदे को सामने स्पीकर बनाया जाता है। ठीक है, फिर दो अलग ग्रुप्स में बांट देंगे। ठीक है ना, एक जो होगा रूलिंग पार्टी होगी, एक जो अपोजिशन होगी, यहाँ का जो एक लीडर होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन, और रूलिंग पार्टी का जो लीडर होगा जिसे हम
पीएम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेंबर्स होंगे, यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, किस तरह से बिल पास होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को पढ़ा के उनके साथ रोल प्ले किया जाए कि आप एग्जैक्टली कोई सामने स्पीकर बने, स्पीकर किस तरह से जो डेकोरम है उसको मेंटेन करेगा, किस तरह से 1 बाय 1 क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्या तरीका है, बिल जो पास होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं रोल प्ले करके, ठीक है ना। बच्चा खुद जब स्पीकर बनेगा, स्पीकर का रोल प्ले करेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रोल प्ले करेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल प्ले करेगा, प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले करेगा, तो उसे वो चीज़ कभी भूलेगी नहीं, ठीक है। इसके बाद वी हैव दिस डाल्टन मेथड। दिस वाज गिवन बाय, ये जो मेथड था गिवन बाय हेलन पार्कहर्स्ट। एग्जाम में एक ट्रिक खेलते हैं, जब भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो डाल्टन मेथड है, दिस मेथड वाज गिवन बाय, नीचे कई ऑप्शंस होते हैं, एक ऑप्शन वहाँ पे होता है जॉन डाल्टन, ठीक है। तो अक्सर लोग जॉन डाल्टन मेथड है तो उसको जॉन डाल्टन को टिक करके आते हैं कि डाल्टन मेथड है तो ऑब्वियसली जॉन डाल्टन का होगा, जबकि ऐसा नहीं है। दिस वाज गिवन बाय हेलन पार्कहर्स्ट। डाल्टन असल में यूएसए का एक शहर है, वहाँ पे सबसे पहले ये मेथड जो था वो इम्प्लीमेंट हुआ था अराउंड 1919, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कर लेना। इसलिए इसका नाम जो है वो पहले दिया गया, इस शहर के नाम पे इसका नाम डाल्टन मेथड है, जबकि दिस वाज गिवन बाय दिस पार्कहर्स्ट। और ये भी एक्चुअली जो है इंस्पायर है जो मारिया मोंटेसरी जो थी, उसका जो मोंटेसरी मेथड था, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। मोंटेसरी मेथड पे बेस इसने डाल्टन मेथड दिया है। इसमें क्या है, डाल्टन मेथड में अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि जो एक किस्म का जो प्रिंसिपल हम कह सकते हैं कि जिस प्रिंसिपल पे ये बेस है, प्रिंसिपल जो है, जिस प्रिंसिपल पे ये बेस है वो है फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि बच्चे को फ्रीडम दी जाती है लेकिन फ्रीडम के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब होता क्या है, यहाँ पे बच्चे, टीचर जो है बच्चे को कुछ काम देता था, कोई असाइनमेंट देता है, और असाइनमेंट के साथ साथ उसको टाइम फ्रेम दे देता है कि आपको ये असाइनमेंट है, इस टाइम फ्रेम में आपको इसको कंप्लीट करना है। तो मतलब उसको फ्रीडम भी मिल गई कि उसको खुद से करना है, उसको पता है कि उसको एक काम दे दिया, क्या काम है, और उसके बाद उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टाइम दिया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतने टाइम में मुझे ये काम करना है। तो ये जो डाल्टन मेथड है, हम कह सकते हैं दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई टीचर है, बच्चे को प्लांट्स, अगर टॉपिक है प्लांट्स, ठीक है ना, तो उसमें मंडे को वो टीचर उसको बोले कि मंडे को आपको चैप्टर रीड करना है, ठीक है। ट्यूसडे को आपको अपने आसपास के जो प्लांट्स हैं, ठीक है ना, उनको फाइंड आउट करना है कि कितने किस्म के प्लांट्स आपके आसपास हैं, ठीक है ना। फिर हम कह सकते हैं कि वेडनेसडे को वो बोले कि हर प्लांट को लेके आपने 5 ऑब्जर्वेशन लिखनी है, किस हर एक प्लांट की आपने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। उसके बाद सैटरडे जो है, आगे थर्सडे फ्राइडे जो भी है, मान लो फिर किसी फ्राइडे को बोला जाएगा उसको कि आपको इसको प्रेजेंटेशन देनी है कि आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, कौन कौन से प्लांट्स देखे, और सैटरडे को मान लो उसकी इवैल्यूएशन होगी, ठीक है। तो अब उसे एक टॉपिक जो है उसे असाइन कर लिया और उसे टाइम फ्रेम दे दिया कि कब कब आपको क्या करना है, और उसके बाद उसे खुला छोड़ दिया। अब उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज़ादी भी है, ठीक है ना। टीचर उसको सिर्फ गाइड करेगा, ऑब्जर्व देखेगा कि जहाँ पे उसको ज़रूरत होगी उसको गाइड करेगा, अदरवाइज उसको काम दे दिया है और अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस काम को टाइम के अंदर पूरा करना, ठीक है ना। तो दिस इज डाल्टन मेथड, ठीक है। पूछा जाता है कई बार ये भी कि किसने ये मेथड दिया है, ये भी पूछा जा सकता है कि किस प्रिंसिपल पे बेस है, ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो मेथड है ये किससे इंस्पायर है। तो ये जो एजुकेशनल फिलॉसफी थी मॉन्टेसरी की,
उस पे बेस है ये डाल्टन मेथड। गॉट इट। इसके बाद कोऑपरेटिव लर्निंग, नाम से ही पता चलता है। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाते हैं, स्मॉल ग्रुप्स, और हर ग्रुप को मतलब कुछ ना कुछ असाइनमेंट, कुछ टास्क दिया जाता है और वो सारे लोग मिलके करते हैं। इसमें एक टीम स्पिरिट डेवलप होती है, टीम वर्क होता है, ठीक है ना। एक कोऑपरेटिव फिलॉसफी, मिलजुल के काम करना, ये डेवलप होती है इसमें। अब जो ग्रुपिंग होती है दो किस्म की होती है, आपने सुना होगा, एक होमोजेनस, होमो मीन्स सेम, और एक हेट्रोजेनस, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो मतलब एक ऐसी किसी की ग्रुपिंग, दिस इज कॉल्ड एबिलिटी ग्रुपिंग भी इसे बोलते हैं, ठीक है ना। दो किस्म की होती है, एक होमोजेनस जिसमें एक ही किस्म के लोगों को रखा जाए, ठीक है, जिसमें उनकी एबिलिटी देखी जाए, तो एक इंटरेस्ट देखा जाए तो वो एक किस्म का हो सकता है, ठीक है। जबकि हेट्रोजेनस में डिफरेंट इंटरेस्ट के, डिफरेंट एबिलिटीज़ के, डिफरेंट पोटेंशियल के, डिफरेंट कैलिबर के बच्चे को रखा जाता है। तो ये जो होता है हेट्रोजेनस ग्रुपिंग जो होती है लर्निंग के लिए, दिस इज़ मोर इफेक्टिव इन कंपैरिजन टू होमोजेनस ग्रुपिंग। लेकिन ग्रुपिंग कहीं ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, क्योंकि कई बार हेट्रोजेनस में जो इंटरेस्ट अलग होता है या बच्चे का जो लेवल अलग होता है, ठीक है ना, उसमें जो कई बारी जो मतलब तेज़ बच्चा होता है वो डोमिनेट करता है, ठीक है ना, जो सिचुएशन होती है उसको डोमिनेट कर लेता है, डिस्कशन को डोमिनेट कर लेता है। तो जो दूसरा बच्चा होता है उसके अंदर एक किस्म की इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स पैदा होता है, तो वो थोड़ा सा चुप हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता। जबकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, सब एक ही लेवल के होते हैं, तो जो बच्चा नॉर्मल होता है या एक ही लेवल के होते हैं, तो वहाँ पे उसके अंदर वो कम्प्लेक्स डेवलप नहीं होता है। एटलीस्ट उसे वो कॉन्फिडेंस आता है कि सब मेरे ही जैसे हैं, तो वहाँ वो एटलीस्ट खुल के बात कर पाता है, ठीक है। तो मैंने बोला कि यहाँ ना कोई एक ही टीचिंग मेथड इफ़ेक्टिव है, ना कोई एक ही जो तरीका है ग्रुपिंग का या किसी और चीज़ का वो इफ़ेक्टिव है, ठीक है ना। ये टीचर को समझ होनी चाहिए कि कहाँ कौन सा मेथड जो है वो बेस्ट आउटकम हमें प्रोवाइड कर सकता है, वहाँ वही चीज़ फॉलो हो सकती है, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए डिफरेंट मेथड्स का किसी भी टीचर को, तभी जाके उसे सिचुएशन समझ में आएगी और वो एनालाइज कर पाएगा कि इस सिचुएशन में मुझे किस मेथड को फॉलो करना है, ठीक है। तो अदरवाइज हर मेथड के मेरिट्स भी हैं और डिमेरिट्स भी हैं। तो दिस इज़ कोऑपरेटिव लर्निंग, जहाँ पे स्मॉल ग्रुप्स में बनाए जाते हैं और सब ग्रुप को अपना अपना टास्क दिया जाता है, वो आपस में मिलके चीज़ों को लर्न करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग हो गया। कोऑपरेटिव लर्निंग के बाद वी हैव दिस डिस्कशन मेथड। अभी तो सबको ही पता है डिस्कशन मेथड, ठीक है ना, जहाँ पे कोई भी आपको एक टॉपिक दिया जाए, ठीक है ना, उस पे सब लोगों को क्या करना है, डिस्कस। इसके सबसे एक जो प्लस पॉइंट है इसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन जो है स्किल, कम्युनिकेशन स्किल जो होती है वो बच्चे की ग्रो होती है, डेवलप होती है, ठीक है ना। क्रिटिकल थिंकिंग, अब जब डिस्कशन होती है तो एक का पॉइंट ऑफ व्यू एक होता है, दूसरा अलग पॉइंट ऑफ व्यू लेके आता है, ठीक है ना, तीसरे के अंदर ये चीज़ रहती है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बताना है, इनसे कुछ डिफरेंट बताना है, ठीक है ना, तो उसका वो भी अपने दिमाग पे जोर देता है, तो क्रिटिकल थिंकिंग आती है और सबसे अच्छी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बच्चे की डेवलप होती है। लेकिन इसमें सबसे एक बड़ी जो खामी है वो ये होता है कि कई बार जो कुछ बच्चे होते हैं, फ्यू स्टूडेंट्स जो होते हैं या लर्नर्स, वो डोमिनेट कर लेते हैं डिस्कशन में, जो थोड़े तेज़ होते हैं वो क्या कर लेते हैं, डोमिनेट होते हैं। तो अच्छा मेथड है डिस्कशन में, क्या होता है कि बच्चों को कोई टॉपिक दे दिया जाए और टीचर उनको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, ठीक है। उससे उसको हर बच्चे की समझ होगी कि किस बच्चे में किस चीज़ की कमी है, कहाँ पे बच्चा लैग कर रहा है, क्या उसकी वीकनेस है और क्या उसकी स्ट्रेंथ है। टीचर ये चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकता है। अच्छा, इसके बाद जो है एक और मेथड है, दैट इज़ ब्रेन स्टॉर्मिंग। दिस मेथड वाज गिवन बाय, पूछते हैं कई बारी, एलेक्स ऑसबॉर्न,
ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, मे बी एलेक्स ऑसबॉर्न, ठीक है ना। ब्रेनस्टॉर्मिंग, अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होते हैं, मतलब अब आसान भाषा में अगर हम इसे बोले तो दिमाग पे जोर देना, ठीक है ना, दिमाग पे जोर दे के वहाँ से कुछ निकालना, ठीक है ना। मिसाल के इसमें क्या होता है कि जनरेट होते हैं काफ़ी आइडियाज़, हम कह सकते हैं जनरेटिंग न्यू आइडियाज़ विदाउट criticism और जजमेंट। जब ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आप बच्चे को कोई टॉपिक दे रहे हो, उसमें पहली चीज़ है कि कोई भी जो भी बात आ रही है वो एक्सेप्ट करनी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये क्या बोल रहे हो, ये तो गलत बोल रहा है, ठीक है ना, या ये चीज़ सही नहीं बोल रहा है। क्रिटिसिज्म नहीं होगा उसमें, जजमेंट भी नहीं होगा सही गलत, या क्रिटिसिज्म नहीं होगा इसमें। जब भी आप कोई टॉपिक किसी बच्चे को दे रहे हो तो वहाँ से क्या क्या निकल के आ रहा है उसे आपको मतलब देखना है। मिसाल के तौर पर अगर हम कह सकते हैं कि बच्चों को हमने टॉपिक दिया हाउ टू रिड्यूस प्लास्टिक यूज़, ये हमने टॉपिक दे दिया, हाउ टू रिड्यूस प्लास्टिक यूज़, और इस पे उनको ब्रेनस्टॉर्मिंग, टीचर को पता है कि मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड का अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने बच्चों को टॉपिक दे दिया हाउ टू रिड्यूस प्लास्टिक यूज़, ठीक है ना। वो ग्रुप बन गया, जो जहाँ से जो बच्चा जो पॉइंट बोल रहा है उसे लिखते जाना है, उसे ये नहीं ये गलत है या सही है वो नहीं। तो इससे क्या होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग। इससे क्या होता है कि कई बार एक के आइडिया पर पैर रख के दूसरा आइडिया आ जाता है। एक जो आइडिया बच्चे का आता है, कोई एक बच्चा जो आइडिया दे रहा है वो दूसरे बच्चे के लिए ना एक स्टेप का काम का, एक सीढ़ी का काम करता है कि उस पर बेस वो आगे आइडिया दूसरा उसको समझ में आता है कि अच्छा इसने ये कहा, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो जितने सारे बच्चे होंगे वो सारे कुछ ना कुछ आइडिया लेके आएंगे। तो उसके बाद आगे जाके बाकी स्टेप्स आते हैं कि उन आइडियाज़ को कैसे हम एनालाइज करेंगे, कैसे उनको कंक्लूड करेंगे, फाइनल जो है मतलब हम उसका जो क्रक्स है वो कैसे निकालेंगे, वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग, जब भी आप बच्चों के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड का यूज़ कर रहे हो वाइल टीचिंग समथिंग, ठीक है, तो उसमें कभी भी क्रिटिसिज्म और जजमेंट नहीं होना चाहिए। जो भी बच्चा बोले उसको वेलकम करना है, एटलीस्ट उसने अपने माइंड से कोई बात निकाली है, कुछ तो उसके पीछे रीज़न होगा, ठीक है। तो दिस इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। आई गेस अभी तो हमारे 10 मेथड्स हो गए, मुझे लगता है 8-10 और होंगे, तो ये लेंथी वीडियो हो जाएगा। तो आई गेस विल डिस्कस द नेक्स्ट रिमेनिंग टीचिंग मेथड्स इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।